सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप सभी बच्चों से ये जानना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं, क्या है एजुकेशन, क्यों पढ़ना ज़रूरी है? जैसे कि आप सभी के माता-पिता ये कहते होंगे या आप कई बड़े लोगों से ये भी सुनते होंगे कि पढ़ने लिखने से आपको अच्छी नौकरियाँ मिल सकती है, आप अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं, सरकारी जॉब मिल सकती है, फ्यूचर बेटर हो सकता है। बट व्हाई? ये चीज़ें नौकरियाँ पाने के लिए ही क्यों? मेरा ये पर्सनली ये मानना है कि एजुकेशन ओनली आपको जॉब पाने में ही हेल्प नहीं करता। अगर आप जिन चीज़ों का आप बुक्स में पढ़ रहे हैं, किताबों में पढ़ रहे हैं, उस चीज़ को अगर आप सही तरीके से आप अपनी लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट्स करते हैं तो आपके इसके बेटर रिजल्ट आपको अपने लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। किसी व्यक्ति ने एक बार ये बात कही थी कि एजुकेशन इज़ नॉट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि ये इस पे डिपेंड नहीं करता है कि आप उसको कितनी मात्रा में ग्रहण कर रहे हैं, बल्कि इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप उसका किस तरीके से अपने लाइफ में उपयोग कर रहे हैं। वो आपको एक इंसान बनाता है, एक सही रास्ते पर चलना सिखाता है, सही और गलत के बीच का फ़र्क बताता है। एजुकेशन अगर आपके पास है, अगर आप शिक्षित हैं सही मायने में, तो आप कहीं मार नहीं खा सकते। नौकरी वगैरह ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं इस चीज़ से। एजुकेशन किसी नौकरी को पाने के लिए नहीं, उससे बहुत ऊपर की चीज़ें पा सकते हैं आप एजुकेशन के बेस पे। अब अपने टॉपिक पे लौटते हैं। सबसे पहला जैसे क्लास 10th की ये ज्योग्राफ़ी है। तो ज्योग्राफ़ी है क्या? जिसे हम भूगोल कहते हैं, भूगोल, भू प्लस गोल, यानी कि भू का मतलब होता है धरती, धरा, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, ठीक है। और गोल, ज्योग्राफी सब जियो प्लस ग्राफिया से मिलकर बना है, यानी कि इस शब्द का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है कि एक तरीके से पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना, विभिन्न पैमाने के आधार पर कहाँ किस तरीके की मिट्टी है, कहाँ क्यों है ये मिट्टी, पहले कैसी थी हमारी पृथ्वी, उसका स्वरूप कैसे बदलता गया, तापमान, उच्चावच, यानी जो पृथ्वी होती है हमारी, मिट्टी है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं मरुस्थल देखने को मिलता है, कहीं मैदानी भाग देखने को मिलता है, कहीं समतल भूमि हमें देखने को मिलती है, कहीं ऊबड़ खाबड़ भरे रास्ते भी देखने को मिलते हैं। तो ये उच्चावच को दर्शाता है। तो ये क्यों है, कैसे है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन, कहाँ पर किस तरीके की खनिज, लवण, ये सभी चीज़ें पाई जाती है, वहाँ क्यों पाई जाती है, कैसे पेट्रोलियम मिलता है, किस चीज़ से बना है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो है वो हमारे भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। इसी को हम ज्योग्राफी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है इसमें क्लास 10th की बिहार बोर्ड, ये भारतीय वन की बुक है, तो इसमें पहला चैप्टर जो है वो है संसाधन, विकास और उपयोग। तो ये संसाधन शब्द जो है क्या है, किस चीज़ को दर्शाता है ये संसाधन शब्द, इस चीज़ का हम क्या है, इस शब्द से आप क्या समझते हैं, क्या है ये संसाधन? तो इसमें बताया गया है इस बुक में, संसाधन प्रकृति के वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जो मानवीय की परिसंपत्ति बन जाए संसाधन कहलाती है। यानी कि रिसोर्सेस, क्या है रिसोर्सेस? आप सभी इस मेरे इस सवाल का कमेंट करके ज़रूर उत्तर दीजिएगा। संसाधन वे सभी चीज़ें होती हैं जिसका उपयोग हम अपनी लाइफ में किसी भी काम को करने के लिए, जो हमारे जीवन को बेहतर बनाती है, विभिन्न तरीके का काम, जैसे खाना पकाने से लेकर कपड़े, जूते, मकान, एजुकेशन के लिए हम पढ़ने लिखने के लिए जो कॉपी पेन इस्तेमाल करते हैं, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग में आने वाले पानी, हवा, वायु, वन, लकड़ी, ये सभी चीज़ें, जो खनिज, लवण, पेट्रोलियम, वाहन, यातायात, बैंकिंग सेवा, ये सभी चीज़ें, जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें संसाधन कहलाती है, जो हमारे जीवन को बेहतर बनाए, जो हमारे लिए उपयोगी हो। अच्छा, ये संसाधन बनता कैसे है? कोई भी वस्तु अगर संसाधन बनती है तो कैसे बनती है? अब मान लीजिए आपके आसपास के नगरों में अगर हम देखेंगे तो कहीं पे आप पहाड़ देखते हैं, ठीक, कहीं पे किसी पहाड़ों में आप चले जाइए, वहाँ की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, आर्थिक रूप से वहाँ का बहुत महत्व होता है। पर कहीं किसी पहाड़ों में अगर आप जाइएगा तो वहाँ की आर्थिक महत्ता उतनी नहीं होती है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बस यही है कि कुछ पहाड़ों में खनिज लवण बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और कुछ पहाड़ों में नहीं पाए जाते हैं। तो किसी भी जगह की आर्थिक महत्वता जो होती है वही उसे उस जगह की महत्वता प्रदान करती है। और कोई भी वस्तु तब तक
संसाधन नहीं बन सकता जब तक कि उसका महत्व ना हो। यानी कि अगर किसी भी चीज़ का आपके लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं है, महत्वता नहीं है, तो आप तब तक वो आपके लिए उपयोगी नहीं है। यानी कि आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा आपके लिए वो उतना महत्व नहीं रखता है, तो हम उसको महत्व नहीं देते हैं, तो फिर वो संसाधन नहीं है हमारे लिए, हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। संसाधन का मतलब ही है जिसका हम उपयोग कर पाएँ, और यही चीज़ हमारी ज़िंदगी में भी लागू होती है। अगर बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, कुछ दोस्त भी ऐसे बनाते हैं जिसका वो फ़ायदा उठा पाएँ या जिससे उन्हें लाभ हो, किसी न किसी मतलब से ज़रूर हम जुड़ते हैं। तो ऐसा है क्या क्या संसाधन पहले नहीं थे? पहले भी थे। खनिज क्या पहले नहीं थे, या कोयला पहले नहीं था, बायोगैस पहले नहीं थे क्या, हाइड्रोजन गैस पहले नहीं थे, या प्लूटोनियम जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब्स तक बनाए जा रहे हैं, एनर्जी प्रोडक्शन किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं, क्या ये पहले नहीं थे? नदियाँ, तालाब, झरने, क्या ये पहले नहीं थे? नदियाँ जिसके ऊपर डैम बना दी जाती है और उस डैम के थ्रू हम बिजली प्रोड्यूस कर पाते हैं जनरेटर और टरबाइन के थ्रू। और वही फिर पानी जब नदियों में छोड़ा जाता है तो सिंचाई के काम आता है, किसानों की सिंचाई करते हैं, वो फसल का बेहतर उत्पादन कर सकते हैं। खाद, ये सभी चीज़ें क्या पहले नहीं थी? पहले भी थी, एंशियंट टाइम में भी थी, प्रागैतिहासिक काल में जिसे हम आदि मानव कहते हैं, उस टाइम पर भी थी। पर उस टाइम पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, वो थी लोगों के पास उतना ज्ञान, कौशल, बुद्धि जिसके बेस पे वो उस चीज़ को उपयोगी बना सके। क्योंकि किसी भी चीज़ की महत्वता ही या उपयोगिता ही उसे संसाधन बनाती है, उसको महत्व प्रदान करती है, और महत्वता जो है वो उसे संसाधन बना देती है। ठीक है फ्रेंड, तो हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक्स में अब। तो अब हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि संसाधन, इसके प्रकार कितने हैं, यानी कि इसे किस किस भागों में हम बांट सकते हैं। तो इसे हम प्राकृतिक संसाधन और भौतिक मानव निर्मित संसाधन और मानव एक संसाधन के रूप में, ये 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन का मतलब है कि ऐसी सभी चीज़ें जो प्रकृति के द्वारा हमें बहुत ही आसानी से दी गई है, यानी प्रकृति ने हमें जो प्रदान किया है, जो प्रकृति के द्वारा दी गई है, जैसे नदियाँ, झरने, तालाब। क्योंकि आप किसी भी चीज़ का उपयोग करेंगे वो प्रकृति के द्वारा ही दी गई है। आप चाहे, अब मान लीजिए आप पेपर का उपयोग करते हैं, पेन, पेपर, इन सब कॉपी किताबों का यूज करते हैं, तो पन्ने जो बनते हैं वो पन्ने कहाँ से आते हैं? वो पन्ने लुगदी पेपर से बनते हैं। लुगदी पेपर क्या होता है? सबसे पहले प्रक्रिया शुरू होती है बांस से, पेड़ों की छालों से या पेड़ों के तनों से। और ये पेड़ कहाँ से आए? ये प्रकृति ने हमें दी है। तो ये प्राकृतिक संसाधन के क्षेत्र में आ जाता है। और मानव निर्मित संसाधन फिर क्या है? मानव निर्मित संसाधन में वे सभी चीज़ें आती है, जैसे सड़क, रेल मार्ग, रेलें, वाहन, परिवहन व्यवस्था, यानी हवाई जहाज़ से लेकर आपके साइकिल, बाइक, मोटरसाइकिल, कार, मोटर कार, वाहन, ये सभी चीज़ें जो आपको बेहतर बनाती है, यानी कि आपको एक तरीके से आसान कर देती है आपको, आपके सभी कामों को। तो वो मानव निर्मित संसाधन में आते हैं। हमारे भवन, फैक्ट्री, उद्योग वगैरह, ये सभी चीज़ें, मशीनरी, ये सभी चीज़ें हमारी मानव निर्मित संसाधन है, जिसे हमने बनाया है, यानी प्रकृति ने दिया, उससे हमने बेहतर तरीके से अपने ज्ञान का उपयोग करके, कौशल का उपयोग करके और बेहतर करते गए, ताकि हम उसे बेहतर रिजल्ट पा सकें, उसका बेहतर तरीके से उपयोग कर सकें। ठीक, ये मानव निर्मित संसाधन है। अब आते हैं हम मानव एक संसाधन के रूप में। अब मानव एक संसाधन के रूप में कैसे है? क्योंकि किसी भी संसाधन को, मानव शरीर स्वयं भी सबसे बड़ा संसाधन है, जैसा कि आपके भारतीय वन की पुस्तक में लिखा हुआ है। मानव एक संसाधन के रूप में ये सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। मानव स्वयं ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने शरीर और अपनी विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके, विभिन्न प्रकार की तकनीक, यानी ये कि संसाधन कोई भी तभी बनता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, जब तक कि आपको ज़रूरत हो। क्या ये एंशियंट टाइम में भी थे, ये चीज़ें थी, पर उसका क्यों नहीं ये संसाधन बना पाए, क्यों नहीं बेहतर उपयोग हो पाया, क्यों नहीं मोटर वाहनों का आविष्कार पहले हो पाया? क्योंकि उस समय पर वो संसाधन, वो तकनीकें उपलब्ध नहीं थी, लोगों के पास उतना ज्ञान नहीं था, उतनी बुद्धि नहीं थी, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड पे इतने मैच्योर नहीं हुए थे और उतने आगे नहीं गए थे, जिसके कारण जो है वो इस चीज़ों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए। बट आज हमारे पास, आपके पास इन चीज़ों का
जो है यूज़ करने के लिए ऑप्शन है। आज हम उन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। क्या सोलर एनर्जी पहले नहीं थी? सूरज पहले नहीं था? पहले भी था, बट किसी को ये मालूम नहीं था कि हाँ, सोलर से एनर्जी भी प्रोड्यूस की जा सकती है, बिजली प्रोडक्शन हो सकता है, और भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। सोलर कुकर का यूज़ करके आप खाना पका सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं था पहले। क्या थी, टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं हुई थी, तो लोग उसका बेहतर उपयोग नहीं कर पा रहे थे। बट अब क्या है, अब टेक्नोलॉजी बेहतर हुई है, तो हम उस चीज़ों का उपयोग कर पा रहे हैं। तो अब क्या है, अब सूरज हमारे लिए एक संसाधन है, नदियाँ हमारे लिए एक संसाधन है, क्योंकि वो बिजली प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करती है, जनरेटर टरबाइन को घुमाने का काम करती है, जिससे हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ है वो। तो ये चीज़ें मायने रखती है। अब मानव इसी कारण एक संसाधन है, क्योंकि आप किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो बोझा ढोने से लेकर किसी भी तरीके की फैक्ट्री लगाना हो, उसे चलाना हो, मशीनरी चलाना हो, आप मशीनें बना लेंगे। मशीनरी चलाना हो, मशीनरी चलाने के लिए आपको लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। और मशीनरी में जो आप कच्चा माल उपयोग करेंगे, उद्योग स्थापित करेंगे, उसके लिए भी आदमी की आवश्यकता होगी। कच्चा माल जिसके बेस पे फैक्ट्री चलती है, उसके लिए भी आपको आदमी की आवश्यकता होगी, ठीक है। उसके लिए उत्पादन के लिए तकनीक की आवश्यकता होगी। उसके बिना आप नहीं कर पाएंगे कोई भी काम। तो बुद्धि, लोगों का स्वास्थ्य, अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तो वो कैसे काम करेगा? कोई भी काम, वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा। शौर्य, सहनशीलता, ज्ञान, विलक्षण, यानी कि आपकी जो ज्ञान है, आपकी बुद्धि है, जिज्ञासा है, सूझबूझ है, समझदारी है, उस समझदारी के बेस पे हम अपने आप जो जितनी भी हमारी आवश्यकताएं आती है, जो हमें ज़रूरत लगता है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम उन चीज़ों का इन्वेंशन करते हैं, उन चीज़ों के ऊपर वैज्ञानिक शोध करते हैं, ठीक। उस चीज़ों को बनाकर हमारे सामने लाया जाता है। तो ये सब कौन कर पाता है? ये सभी चीज़ें इंसान के बस की ही बात है। इंसान ही इन सभी चीज़ों को बनाने का काम करता है। आज इतनी सारी मशीनरी हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, कैसे बन रही हैं? ये सारे काम कौन कर रहे हैं? तो इसमें इंसान का नाम आता है, मानव का नाम आता है। तो इसीलिए मानव जो है सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है, ठीक। मानव जो है वो इन सभी संसाधनों में सबसे उपयोगी है। जैविक, आपके जो प्राकृतिक संसाधन है या मानव निर्मित संसाधन है, इन सभी चीज़ों के लिए प्राकृतिक संसाधन तो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, बट उस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग मनुष्य के द्वारा ही किया जा सकता है। और मनुष्य उस संसाधनों का उपयोग तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके पास ज्ञान नहीं है उस चीज़ों को उपयोग करने के लिए। उसकी बुद्धि इतनी नहीं है कि उस चीज़ों को उपयोग कर सके, तकनीक उसका बेहतर नहीं है, और यदि उसका स्वास्थ्य उसके साथ नहीं दे रहा है तो भी वो इस चीज़ों का उपयोग नहीं कर सकता। इसी कारण आप जापान को एक उदाहरण के रूप में हम लें तो जापान एक ऐसा कंट्री है जिसके पास आज दुनिया में सबसे कम संसाधन है, रिसोर्सेस उसके पास, नेचुरल रिसोर्सेज जिसे हम कहते हैं, वो सबसे कम है। फिर भी वो टेक्नोलॉजी के बेस में इन द फील्ड, एजुकेशन या इकोनॉमिक के फील्ड में बहुत आगे है हमसे, और ऑल अदर कंट्रीज से बहुत आगे है। क्यों? क्योंकि उस जापान ने अपने कंट्री के लोगों को इतना स्किलफुल बनाया। वहाँ के लोग योग्य हैं, वो बुद्धिमत्ता पे अपने काम लेते हैं, सभी तरीके की सुविधाएं लोगों को मिलती हैं, तो अपने आप को बेहतर बनाने की ओर हमेशा काम करते हैं। टेक्नोलॉजी में हमेशा वो आगे रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो उस चीज़ पे काम करते हैं। उनकी जो कमजोरियाँ होती है उसके ऊपर भी काम करते हैं वो। अब आते हैं हम संसाधनों के वर्गीकरण पे, यानी कि संसाधनों को कितने भागों में किस बेस पे बांटा गया। तो संसाधनों का वर्गीकरण जो है वो कई बेसिस पे किया गया है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, उपलब्धता के आधार पर। उपलब्धता के आधार पर जो है संसाधनों को प्रकृति के द्वारा प्रकृति प्रदत्त और मानवकृत, यानी कि जैसे मैंने बताया अभी, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो ये उपलब्धता के आधार पर, यानी कि जो उपलब्ध है, जो उपलब्ध रहता है या उपलब्ध है हमारे पास, उसमें प्रकृति प्रदत्त और मानवकृत है। यानी प्रकृति प्रदत्त का हो गया प्रकृति के द्वारा प्रदत्त, यानी दिया गया, जो प्रकृति ने हमें दिया है, जैसे नदियाँ, झरने, तालाब, पेड़ पौधे, वन, जंगल, फसल। उन चीज़ों का हम उपयोग करके हम फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, और भी कई चीज़ों में हम उसका उपयोग करते हैं। तो प्रकृति प्रदत्त है, ठीक। और मानवकृत में आ जाता है हमारा आपका मानव निर्मित, यानी कि जिसे इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। जैसे आपके भवन हो गए, सड़कें हो गई, वाहन हो गए, यातायात व्यवस्था हो गई, ये सारी चीज़ें मानव निर्मित हैं। तो ये उपलब्धता के आधार पर इसका वर्गीकरण है, ठीक। और इसका स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत यानी कि किसी भी ऐसी चीज़ जिसके आधार पर वो बनता है,
ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर वही होगी। जैसे जिसे हम जन्मदाता कह सकते हैं एक तरीके से, यानी कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है उसकी, वो पैदा कहाँ से हुआ। तो इस चीज़ के बेस पे जैविक और अजैविक के रूप में इसको बांटा जा सकता है, ठीक है। जैविक अजैविक भी है, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा पूरी तरीके से। मैं आपको ओनली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं किताबों में जो बताया गया है वही डिटेल ना सेम बता के, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो मुझे नॉलेज है उसमें हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बेहतर हूँ या मैं हर चीज़ अच्छा ही बताऊँगा, मुझसे भी गलतियाँ होंगी। तो जहाँ आपको लगे, जहाँ कमी लगे वहाँ ज़रूर बताइए, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हाँ यहाँ नहीं, यहाँ आपको सुधार करने की आवश्यकता है। आप सुधार कीजिए, हम आपके लिए बेहतर सुधार करने की कोशिश करेंगे हमेशा। अब आते हैं टॉपिक्स पे। पुनः प्राप्ति के आधार पर, यानी कि जिसको अगर एक बार ख़त्म हो जाए जो जो संसाधन, उसे आप दोबारा प्राप्त कर सकें, उसे दोबारा भंडारित किया जा सके, इकट्ठा किया जा सके, उसे उस आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय में भागों में बांटा जा सकता है। नवीकरणीय क्या होता है, इसको अगर कम शब्दों में बताऊं तो, नवीकरणीय ऐसे संसाधन होते हैं जिसको हम दोबारा से बना सकते हैं, या जो दोबारा प्रकृति के चक्र जो चलता रहता है उसमें दोबारा से बन सकता है। अब उदाहरण के लिए हम मिट्टी को लेते हैं। मिट्टी क्या है, एक नवीकरणीय है, स्रोत है या नवीकरणीय संसाधन है। क्यों है नवीकरणीय, आपके मन में ये सवाल आया हो। जबकि ख़त्म तो मिट्टी भी हो सकती है, जल भी हो सकता है, सूरज भी हो सकता है और पेड़ पौधे भी हो सकते हैं। बट नवीकरणीय इसलिए है क्योंकि अगर मान लीजिए मिट्टी ख़त्म होगी तो मिट्टी का प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। मिट्टी कैसे बनती है, जो पहाड़ होते हैं, जो पत्थर होते हैं, वो तापमान बढ़ने पर वर्षा, पानी, टकराव और इन सब के कारण, ज्वालामुखी प्रक्रिया, इन सब के कारण क्या है, टूटते रहते हैं, छोटे छोटे कणों में टूटते हैं। फिर वही पत्थर छोटे छोटे कणों में टूटते हैं, फिर वो धीरे धीरे रेत के टुकड़ों में बदल जाते हैं, यानी बहुत महीन कणों में, जिसे अणु कहते हैं हम। उन महीन कणों में बदलने के बाद वो धीरे धीरे मिट्टी के लेयर बनाता है। क्यों, अक्सर आपने सुना होगा कि फास्फोरस की कमी है खेतों में, या इस प्रकार के खनिज की कमी है, तो इन चीज़ों की आवश्यकता, या कैल्शियम की कमी हो गई है इसके खेत में। तो ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें पहाड़ों में पाई जाती है। इसका मतलब है कि मिट्टी हमारे पहाड़ों के ही सोर्स है। तो ये नवीकरणीय है, इसी कारण ये से नवीकरणीय कहा जाता है। पेड़ पौधे भी नवीकरणीय है, अगर वो ख़त्म हो जाते हैं दोबारा हम वन लगाएंगे, दोबारा से वो पैदा हो जाएंगे, ठीक। और अनवीकरणीय ऐसे स्रोत हैं जिनका भंडार, यानी कि एक जगह मिल गया है, उसे बनने में लाखों करोड़ों सालों का समय लगता है। पेट्रोलियम है आपका, बायोगैस है, कोयला है, ये सभी क्या है, एक तरीके से बहुत लंबे टाइमों में बनते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस है इसके लिए। पेट्रोलियम के बारे में आपने, अगर आप लोगों ने विज्ञान की किताब में पढ़ा होगा, क्लास आठवीं क्लास में है मेरे ख्याल से, पेट्रोलियम का एक चैप्टर है, कोयला में पेट्रोलियम नाम से एक चैप्टर है। जनरली एनसीईआरटी की बुक में ये रहती है। तो उसमें ये चैप्टर है, उसमें बताया गया है कम शब्दों में ही, कि पेट्रोलियम बनने का प्रोसेस क्या है। उसमें क्या बताया गया है कि जो जीवाश्म थे, बड़े बड़े व्हेल मछलियों के, जानवरों के, इन सब के जो जीवाश्म थे, ये एक टाइम के बाद में समुद्र के नीचे दब गए, और उसके ऊपर धीरे धीरे मिट्टी की लेयर, बहुत ऊंची लेयर चढ़ती गई। तो उच्च दबाव और उच्च ताप के कारण जो उनका शरीर था, मृत शरीर, वो धीरे धीरे पेट्रोलियम और गैसों में बदलता चला गया। और वही जीवाश्म आज, उन्हीं के जीवाश्मों से बने पेट्रोलियम का उपयोग हम आज वाहनों को चलाने करते हैं। वो एक ईंधन माना जाता है। तो क्या है, क्या ये एक ही 2 वर्षों में बने हैं? नहीं, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं इस प्रक्रिया को होने में और बनने में। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है, अनवीकरणीय स्रोत कहा जाता है, क्योंकि ये एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध है पृथ्वी पर। वो भी हर जगह, सभी जगहों पर नहीं है, बहुत लिमिटेड जगहों पर ही इन सब के स्रोत हमें देखने को मिलते हैं। ज़्यादा रेगिस्तान में ही क्यों मिलते हैं? रेगिस्तान में ही इसी कारण ही मिलता है क्योंकि वहाँ पे समुद्र होने के चांसेस हैं। एक न एक समय पर वहाँ पर समुद्र थे, इसी कारण वो जीवाश्म वहीं पर थे, और वहीं पर दबने के कारण आज रेगिस्तानी इलाकों में, या मध्य एशिया के देशों में देखेंगे आप, जैसे सऊदी अरब, कतर, यूएई, इन सब के देशों के पास, सऊदी अरब के पास में ज़्यादा हमें तेल का स्टॉक मिलता है, ईरान वगैरह के क्षेत्र में। उसका मेन रीज़न वही है। अब आते हैं मालिकाना हक के आधार पर, यानी कि आपका स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर अगर बात की जाए तो हम, जैसा कि आप दे सकते हैं, स्वामित्व के आधार पर निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अब निजी और सामुदायिक क्या होता है?
निजी का मतलब होता है जिसमें किसी व्यक्ति का खुद का हो, ठीक। सामुदायिक यानी कि किसी समूह की भूमि। अब जैसे आप मान लीजिए, अगर आप कभी भी देखेंगे तो सामुदायिक में आ जाता है हमारा किसी समुदाय की भूमि। जैसे आपका अगर शादी ब्याह का घर होगा तो उन जगहों को देख सकते हैं, स्कूल के खेलने का मैदान या किसी ऐसा कोई खाली ग्राउंड जिसे सरकारी ज़मीन हमारे बिहार में अक्सर कहा जाता है, हमारे आपके एरिया में कहा जाता है कि ये सरकारी ज़मीन है, या रोड के साइड का एरिया, खेलने का मैदान, ये सभी चीज़ें जो है ये सामुदायिक भूमि है जिसका उपयोग सभी व्यक्ति मिलकर करते हैं, समुदाय के लोग मिलकर करते हैं, ठीक। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय शक्ति में एक तरीके संसाधन में ऐसे संसाधन आते हैं जिस पर राष्ट्र का शक हो। जैसे आपके हमारे कहीं भी रिसोर्सेज मिलते हैं, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, तो ये सभी राष्ट्रीय संसाधन में के क्षेत्र अंतर्गत आते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में ऐसे संसाधन होते हैं जैसे समुद्र है, जिसको व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग सब, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। उसका क्या है कि समुद्र एक तरीके से एक कानून बनाया गया है, जो विश्व की संस्थाएं हैं उन्होंने मिलकर ये कानून बनाया है कि समुद्र में किसी भी देश की सीमा के कुछ एरिया के बाद जो इतना भी समुद्र का एरिया पड़ेगा, जितना भी समुद्र का एरिया होगा, उस पर किसी भी देश का एकाधिकार नहीं होगा, यानी कि वो अपना हक नहीं जता सकता है। उस पर पूरी दुनिया आने जाने का काम कर सकती है, वो अपने ट्रेड कर सकती है, व्यापार वगैरह व्यापारी मार्गों का उपयोग कर सकती है, वो जा सकती है, आ सकती है। उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई पाबंदी नहीं लगाया गया है। अब आते हैं विकास के स्तर पर आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर यानी कि किन किन संसाधनों की खोज की जा सकती है, उसका हम कितनी मात्रा में उपयोग कर सकते हैं, कितनी मात्रा में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और भंडारित यानी कि कितना उसका भंडार है, मतलब कि जांच पड़ताल में कितने संभावना लगाई गई है, ठीक है। और संचित, संभाव्य में हो जाता है कि संभावना यानी कि किसी भी चीज़ के ऊपर रिसर्च चल रहा है। जैसे अभी मान लीजिए तमिलनाडु में जो हमारे टरबाइन है, विंड टरबाइन जिसे कहते हैं, पवन चक्की से बिजली उत्पादन करने के ऊपर रिसर्च चल रहा है। इतना अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वहाँ से मेगावाट्स के एरिया में बिजली प्रोडक्शन हो सकता है। तो ये अभी संभाव्य संसाधन है, ये अभी हुआ नहीं है। और ज्ञात के मामले में है कि पूरी तरीके से रिसर्च हो चुका है, उसके ऊपर काम चल रहा है। और भंडारित में कितने स्टॉक्स हैं, ये चीज़ें आती है, ठीक है। तो इस आधार पर वर्गीकरण किया गया है। अब हम आगे पीडीएफ में इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें जैविक और अजैविक संसाधन के बारे में। जीव मंडल में विद्यमान और उससे प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जैसे पक्षी, मछलियाँ, पेड़ पौधे एवं मानव स्वयं भी जैविक संसाधन के ही स्रोत है। यानी कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो सजीव है, सांस ले रही है, जिंदा है, ठीक है, वे सभी तत्व जो है वो जैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और अजैविक संसाधन में ऐसे संसाधन आते हैं जो हमारे लिए उपयोगी तो हैं परंतु उसमें प्राण नहीं है, जो जीवित नहीं है। जैसे आप ले सकते हैं कि पहाड़ है, ठीक है, नदियाँ हैं, झरने हैं, ये हमारे लिए उपयोगी हैं। नदियों का इस्तेमाल करके हम टरबाइन चलाते हैं, जैसे कि मैं पहले इस चीज़ के बारे में बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ पूरे चैप्टर्स को। तो ये चीज़ें हैं जो अजैविक हैं पर फिर भी उसका हमारे जीवन में महत्व है। अब आप किसी मनोरम दृश्य को ले लीजिए, जैसे हम कहीं जाते हैं पहाड़ों में घूमने के लिए, तो हम फूलों का बगीचा देखते हैं, ऊपर से नदियाँ, झरने, ये सभी चीज़ों का अगर मान लीजिए आर्थिक रूप में महत्व नहीं है, ठीक है, एक पल के लिए मानते हैं आर्थिक रूप में महत्व नहीं है, परंतु फिर भी वो हमारे लिए रिसोर्स है। वो कैसे है? क्योंकि वो हमें मानसिक रूप से बहुत सुकून देता है, शांति पहुंचाता है। तो ये भी हमारे रिसोर्स का हिस्सा है, क्योंकि ये हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो मालिकाना हक के आधार पर इसका जो वर्गीकरण किया गया है वो निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। निजी में मैंने पहले ही बता दिया, जिसमें किसी व्यक्ति या उसके परिवार या कुछ लोगों का अपना अधिकार हो, निजी अधिकार हो। मोटरसाइकिल, मोटर वाहन, मोबाइल फ़ोन निजी इत्यादि संसाधन के उदाहरण है। यानी स्वामी अपनी इच्छा अनुसार इसका एकत्रण या स्वतंत्र होता है, उसका मालिकाना हक केवल उसके पास ही रहता है, ठीक है। उस सामान पर जो हक होता है वो उसी के पास रहता है। अब सामुदायिक संसाधन पे आते हैं हम। सामुदायिक संसाधन का मैंने पहले ही बताया। सामुदायिक संसाधन वे संसाधन जिसका उपयोग समुदाय, गांव या नगर के सभी लोग मिलकर कर पाएँ। मैंने पहले बताया था इसके बारे में आप लोगों को, जिसमें सभी लोग शामिल होकर उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है।
अब आते हैं हम राष्ट्रीय संसाधनों पर। ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन में आता है वैधानिक रूप से किसी राज्य या देश की सीमा के अंतर्गत सभी प्रकार के संसाधनों पर उस राज्य या देश का स्वामित्व होता है। कृषि भूमि को निजी माना जा सकता है क्योंकि सरकार के द्वारा इस पर खेती करने अथवा निजी उपयोग के लिए किसानों उपभोक्ताओं को अधिकृत किया गया है। यानी कि जो आपकी भूमि होती है किसानों की, उस पर अधिकार नहीं हो सकता है सरकार का, ठीक। परंतु जो आपके जो कुछ और रिसोर्सेस होते हैं, सड़क या रेल लाइनें बिछाने, नहरों और कारखानों के निर्माण इत्यादि कार्य के लिए किसी भी भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाता है। इसके बदले सरकार कुछ मुआवजा राशि भी देती है। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि अगर आपके घरों या लाइनों के ऊपर कभी या आपके खेतों के ऊपर से कभी भी अगर कुछ सड़क परिवहन निर्माण परियोजना चलती है तो उसमें मुआवजा दिया जाता है। बेशक वो कम होता है या कई बार ज़्यादा भी हो जाता है, इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये रेट पहले से सरकार तय करती है, उस हिसाब से वो देती है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय संपत्ति के अंतर्गत आता है। अब आते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के ऊपर हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पृथ्वी के अधिकांश भाग में सागर और महासागर है। यथार्थ मात्रा में 29% भूतल है। यानी कि इसके बारे में बताया गया है कि पृथ्वी पर कितने एरिया में जल है और कितने एरिया में वो है। ठीक है, सागर तट से है। मैंने कहा था ना, जिस तरीके से एक लिमिटेड दूरी तय की गई है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा, है ना, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार सागर तट से 200 समुद्री मील, एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। इस हिसाब से आप कैलकुलेट करके इसको चलिएगा, क्योंकि ये किलोमीटर में नहीं है, ये मील में बात कर रहे हैं। जैसे लिखा है ना 200 समुद्री मील, ठीक है। तो इस तरीके से 300 लगभग 320 किलोमीटर के आसपास बैठ जाता है। और कोई मिस्टेक्स हो तो माफ़ कीजिएगा इसमें, बट इसमें क्या है 320 किलोमीटर तक के एरिया तक उस देश का अपना जो है वो आर्थिक क्षेत्र होता है और माना जाता है, जहाँ मछलियाँ पकड़ने तथा भूतल से धातु एवं अन्य वस्तुएं प्राप्त करने का वे अधिकार रखते हैं। परंतु अन्य देशों के जहाज़ों के परिवहन अथवा अन्य उपयोगों की भी स्वतंत्रता होती है। उस एरिया में स्वतंत्रता तो दी जाती है, अगर किसी प्रकार के किसी को वो करने शोध प्रक्रिया चलानी है, जांच पड़ताल करनी है, समुद्र में छानबीन करनी है, जैसे वैज्ञानिक वगैरह शोध करते हैं, तो उनके लिए उसे रिसर्च वगैरह के लिए छूट दी जाती है। ठीक है, और संभाव्यता यानी कि जो अभी उसकी बात हो रही थी भंडारण के आधार पर, तो इस संभाव्य विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 4 श्रेणियों में किया गया है, यानी संभाव्य, ज्ञात और भंडारित और संचित संसाधन। ठीक है, तो इसमें आते हैं हम संभाव्य संसाधन। सबसे पहला जो है संभाव्य संसाधन में ऐसे संसाधन आते हैं जिनका उपयोग किया जा सके, भले ही उचित तकनीक, अथार्भाव या अन्य किसी कारण से उसका उपयोग नहीं होता। यानी कि संभावना ऐसे संसाधन है, संभाव्य संसाधन जिसके बारे में लोगों को पता तो है, उसको उपयोग किया जा सकता है, इसकी संभावना है, परंतु तकनीक ना होने के कारण या कई अन्य ऐसे कारण हैं, या उसकी इफ़िशियंसी कह सकते हैं, यानी कि हम जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे बहुत कम हमें रिजल्ट मिल पा रहा है। तो इन सभी कारणों के कारण से उसका उपयोग नहीं किया जा रहा। ठीक है, भारत में पेट्रोलियम मिलने की, जैसे उदाहरण के लिए दिया गया यहाँ पे, भारत में पेट्रोलियम मिलने की संभावना पूर्वी और पश्चिमी तटों के साथ ही असम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान इत्यादि अनेक स्थानों पर है, परंतु केवल असम तथा पश्चिमी घाट के पास ही लगभग 20% पेट्रोलियम निकाला जा सका है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसी कारण, जैसा बताया मैंने, कि जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उस हिसाब से हमें रिज़ल्ट ना मिल पाए, उससे कम रिज़ल्ट मिले, यानी कि जितना हमने लगाया है उतना भी अगर ना निकल पाए, तो फिर कोई भी क्यों अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा कोई भी। उसी तरीके से संभावित संसाधनों के क्षेत्र में आते हैं हमारे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सागरीय ज्वार ऊर्जा। ज्वार ऊर्जा क्या होता है? ज्वार ऊर्जा जो समुद्र में जो लहरें उठती है, गिरती है, जैसे आप कभी नदी के किनारे जाएंगे तो उसमें देखेंगे जब हवा चलती रहती है तेज़ और पानी की धारा तेज़ होती है, तो पानी ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, ऊपर आता है, नीचे जाता है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो समुद्र क्या है, वो बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे जो लहरें उठेंगी वो भी बहुत बड़ी और भारी होंगी, तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस बहुत बड़े स्तर पर किया जा सकता है। और कई देशों में इस पे काम चल भी रहा है, कर भी रहे हैं। बेटर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, अभी तक रिसर्च चल ही रहा है इसके लिए। तो ये संभावित संसाधन है कि हो सकता है फ्यूचर में इसका उपयोग किया जाएगा। अब आते हैं हम ज्ञात संसाधन पर, यानी कि ऐसे संसाधन जिसे ढूंढकर उनका उपयोग किया जाता हो, उन्हें ज्ञात संसाधन कहते हैं। यानी कि
जिसके ऊपर रिसर्च की जा सकी हो, ठीक है, जिसका उपयोग अभी हो रहा हो, बेशक कम स्तर पर, परंतु उपयोग किया जा रहा हो। जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है इसमें असम और बॉम्बे हाई गुजरात के तेल कूपों से पेट्रोलियम निकाला जाता है, ठीक है, यानी कि निकाला जा रहा है, अभी ज्ञात संसाधन है, यानी कि ऐसे संसाधन जिसकी खोजबीन हो चुकी है, जिसका उपयोग अभी हम कर रहे हैं वर्तमान समय में, ठीक है, तो वो संसाधन जो है वो ज्ञात संसाधन है। ज्ञात का मतलब हो गया जिसकी जानकारी हमें है, ज्ञात हो चुका है। भंडारित संसाधन यानी कि जो, अब आते हैं हम भंडारित संसाधन पे। विकसित देशों ने ऐसी तकनीकों की खोज की है जिनसे पृथ्वी के अंदर उपस्थित खनिजों की पहचान संभव हो सके, ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसे हैं, उतनी तकनीकें हैं विकसित देशों के पास। जैसे अमेरिका ले लीजिए, यूक्रेन है, जापान है, आपका रशिया है, इन सभी देशों के पास, कनाडा है, तो इन सभी देशों के पास क्या है, तकनीकें हैं, पैसे हैं उतने, वो इन्वेस्ट कर पा रहे हैं उस चीज़ों में। वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। जैसे आप नॉर्मली अगर एक उदाहरण लेना, तो हमारे इंडिया में किसानों के पास कितनी लंबी लंबी खेतें होगी। बिहार में तो ऑलमोस्ट बहुत छोटी हो रहती है। यूपी के कुछ किसानों के पास कई एकड़ एकड़ की रहती हैं, एकड़ यानी बीघे में होती है, कुछ बीघों की, किसी के 5 बीघों की होती है, 6 बीघों की होती है, 8-10 बीघों की होती है, ठीक है। परंतु अमेरिका जैसे देशों में, या फिनलैंड ले लें, कनाडा ले लें, इन सभी देशों में अगर देखें तो वहाँ के किसानों के पास क्या है, एक एक फार्म हाउस होते हैं। फार्म हाउस यानी किसी का 150 हेक्टेयर का होगा, किसी का 250 हेक्टेयर का होगा। ये इतनी जब बड़ी ज़मीन है जिसमें एक गांव भी आ सकता है। तो वो सभी बहुत बड़े लेवल के या बड़े ऊंचे उसके किसान होते हैं, ठीक है। तो उनके पास इन सभी चीज़ों को, इस प्रकार के संसाधनों को उपयोग करने का ऑप्शन होता है, बट हमारे पास वैसे ऑप्शन नहीं है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक है संचित संसाधन। कुछ संसाधन जिनके उपयोग करने की तकनीक ज्ञात हो, ठीक है, यानी कि आपको ये पता है कि हाँ हमारे पास ये संसाधन है, ठीक, उसका उपयोग हम कर सकते हैं, हमारे पास तकनीक भी है, परंतु हम बेहतर की यानी सस्ती तकनीकों के तलाश में, कि भाई इससे अगर सस्ती मिल पाए, हम, हमारे पास उतने धन नहीं है, हम गरीब हैं, तो जो अविकसित देश हैं उनके पास उतनी तकनीक नहीं होती है कि वो उसका उपयोग कर सकें, ठीक है। तो उसके बारे में उसे पता तो चल चुका है, पर वो उस समय में, वर्तमान में उसका उपयोग नहीं हो कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास तकनीक नहीं है, या उतने स्किलफुल पर्सन नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है उतने, या जो इन्वेस्ट करना होता है किसी भी फील्ड में, तो वो उतनी ज़्यादा नहीं है, जिसके कारण वो उस समय पर उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है। भविष्य में उसका हो सकता है उपयोग वो करे, उपयोग करना संभव है ना। उन्हें संचित संसाधन कहा जाता है, यानी कि उसने संचय किया है, संचित करके रखा है उस संसाधनों का, भविष्य में उपयोग करेगा, इसीलिए है। से वही चीज़ें हैं इसमें, संसाधनों का विकास, है ना। जैसे मैंने बताया था कि मानव संसाधन है जो है वो सबसे बड़ा है ना, मानव सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, अतः संसाधनों के विकास में भी मानव विकास सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। किसी भी संसाधन के क्षेत्र में अगर आप देख ले तो मानव संसाधन जो है वो सबसे बड़ा है। और वो क्यों क्यों है, इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, बहुत ही डिटेल के साथ में। शिक्षा जो है उन्हें बेहतर भविष्य बनाती है, बेहतर तकनीक होएगा तो इंसान बेहतर काम कर पाएगा, है ना। शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा ही मानव का विकास हो पाता है, विकसित मानव एवं संसाधनों तरीके विकास कर पाता है। मनुष्य के प्रयत्न, परिश्रम एवं तकनीकी विकास से ही फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन होगा, खनिजों की खोज हो पाएगी, मशीनरी लगेंगी, बिजली का बेहतर उपयोग हो पाएगा, ठीक है, सुखी और अमोद प्रमोद युक्त जीवन जीना संभव हो पाएगा। यानी कि इसमें तकनीक का सबसे अधिक महत्व होता है। विकसित आज जो पश्चिमी देशों, यानी कि पश्चिमी देश में आपके अमेरिका, यूक्रेन, कनाडा, रशिया, ये सभी देश जो आते हैं, ये इतने विकसित क्यों हैं, क्योंकि इनके पास जो, एक तो पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक, और जो पॉपुलेशन है वो उनका बेहतर उपयोग कर पा रहे हैं, ठीक है। और यही एक कारण है कि हमारे देश में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट भी है, और लोगों को जो मज़दूर हैं उन्हें इतनी कम सैलरी भी मिल पा रही है, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा मैन पावर है, इतने ज़्यादा मैन पावर है जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। जितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उससे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें अपनी तकनीकों को बेहतर बनाना होगा अगर हमें विकसित होना है तो। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ जो बताना चाहूँगा इसमें, मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा, वो है संसाधन संरक्षण। जैसा कि आप लोगों ने संसाधन देख लिया कि
कितने महत्वपूर्ण हैं हमारे लाइफ में, किसी भी चीज़ का, या फिर वो पेड़ पौधे हो, जल हो, नदी हो, तालाब हो, उसका कितना महत्व है। आज जल है, क्यों इतना ज़्यादा महत्व क्यों है? आप दिल्ली वगैरह के एरिया में देखेंगे या कहीं भी दूर दराज के इलाकों में देखेंगे, शुद्ध जल नहीं मिल पा रहा है। हम नदियों को गंदा करते जा रहे हैं, कचरा डाल रहे हैं, उसे बंद कर रहे हैं। एक तरीके से नदियों में केमिकल छोड़ा जा रहा है, हवाएं प्रदूषित हो रही हैं, जहरीली गैसें बन कर उभर रही हैं, लोगों का उससे स्वास्थ्य पे इफेक्ट कर रहा है। हमारा स्वास्थ्य उतना बेहतर नहीं, हम सांस नहीं ले पाते हैं ठीक से, या स्वास्थ्य संबंधी इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं, दमा की शिकायतें हो रही है, कैंसर हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि संसाधनों का हम सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते ही नहीं है। जापान इतनी तरीके से आगे है, या अन्य कंट्रियाँ जो आगे है, वहाँ पर संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि वो वहाँ के लोग इस चीज़ से अवेयर हैं, यानी कि जागरूक हैं। संसाधन का उसके जीवन में क्या महत्व है, वो इस चीज़ को जानते हैं। इसी कारण वो संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हैं। और इस किताब में जो आगे बताया गया है, वो संसाधन संरक्षण के बारे में बताया गया है कि संसाधनों को हम किस तरीके से संरक्षित कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन में इस तरीके के सवाल आ सकते हैं कि आपके पास क्या क्या ऐसे तरीके हैं जिससे आप संसाधन संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, तो संसाधन संरक्षण है क्या? सबसे मैं पहले ये जानना चाहूँगा, क्या है संसाधन संरक्षण? ठीक है, मैं आप लोगों से भी ये सवाल पूछता हूँ, आप लोग ज़रूर इस चीज़ का उत्तर जानने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो संसाधन जो है वो मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं जानता हूँ, उसके बेस पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि संसाधन संरक्षण इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कम है, या उसको हम सही तरीके से उपयोग कर पाएँ, या हम बेहतर नहीं बन पा रहे हैं, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि संसाधन जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, वो हमारे द्वारा ही अगर पूरी तरीके से उपयोग करके ख़त्म कर दिया जाएगा, तो हम अपनी अगली पीढ़ी को क्या देंगे? उसके लिए भी तो हमें सोच के चलना होगा। संसाधन संरक्षण का मतलब ही है कि संसाधनों का बेहतर तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना। अगर हम पंखा चला रहे हैं तो किस लिए चला रहे हैं? अगर ज़रूरत नहीं है तो उस चीज़ों को बंद कर दिया जाए, बिजली के बल्ब को बंद कर दिया जाए। हम पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि हम दिन के टाइम में कर लें, ताकि सूर्य के प्रकाश में कर लें। ठीक, अगर आवश्यकता नहीं है तो हम पंखे को बंद करके रखें, बिजली को बंद करें, गैस को उतनी मात्रा में बर्बाद न करें। जितना हो सके हम नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करें, यानी प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग करें। ठीक है, अब कुछ लोगों को से आप ये, अगर आप इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि आपको इस तरीके से रोटियों को फेंकना नहीं चाहिए या अनाज बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो वो कहेंगे हमारे पास है, हम बर्बाद करेंगे। भाई हमने तो आपसे लिया नहीं है, या आपने पैसा हमें नहीं दिया है। वो इस तरीके का सवाल करेंगे, क्योंकि उन्हें इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। बट आप और हम, अगर यदि जानकारी है, तो हम अपने माता पिता से भी ये चीज़ें बताएं कि हमें क्यों नहीं बर्बाद करना है। इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास पैसा है या उसके पास पैसा नहीं, हम उस चीज़ों को ख़रीदने के काबिल हैं। कोई नहीं, ख़राब हो गया तो हम दोबारा ख़रीद लेंगे, दूसरा खरीद लेंगे, या हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उस संसाधनों को हम बचा सकें, हम अपनी अगली पीढ़ी को भी उसी संसाधन को सौंप सकें, हम अपने संसाधनों को संरक्षित कर रख सकें, पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें। अगर पर्यावरण सुरक्षित होगा तो इससे हमारे केवल हेल्थ, क्या कहते हैं, एजुकेशन या इन सभी चीज़ों, या फिर फैक्ट्री, या हमारा देश ही विकसित नहीं होगा, बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर इसका बहुत असर पड़ता है, गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसी फील्ड में है जो है वो सतत पोषणीय विकास की एक अवधारणा प्रस्तुत की गई है। ठीक है, विकास का अर्थ सतत पोषणीय विकास होना चाहिए, जैसा कि दिया गया है, होना चाहिए। इसकी परिभाषा में रिपोर्ट ने सीधे, सरल परंतु वृहत स्तर पर विकास का अर्थ स्पष्ट किया है। अब सतत पोषणीय विकास है क्या? सबसे पहला मेरा ये सवाल है। इस बुक में ये बताया गया है आप लोगों को कि सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को बिना प्रभावित किए वर्तमान की पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सकें। यानी कि हम, सतत पोषणीय विकास का मतलब है कि सतत विकास, यानी हम अपनी आवश्यकताओं को तो पूरा करें ही करें, पर भविष्य की जो हमारी पीढ़ी आने वाली है, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हम संसाधनों का उपयोग करें, हम संसाधनों को बर्बाद ना करें, जितना हो सके बर्बाद करने से बचें। ठीक है, यही सतत पोषणीय विकास है, यानी सतत यानी कि लगातार चलते रहने वाला विकास की प्रक्रिया। ठीक है, यही सतत पोषणीय विकास है। अब आ जाते हैं हम कुछ रिमेंबरिंग वर्ड्स पर, यानी कि जो याद रखने वाले शब्द हैं।
मानव की परिसंपत्ति बनने वाली सारी वस्तुएं मानव स्वयं भी संसाधन के अंदर रहता है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते टाइम में ही। संसाधन हुआ नहीं करते हैं, बना करते हैं। बिल्कुल सही बात, जवाब। क्योंकि संसाधन प्रकृति के द्वारा दिया तो गया है, वो तो पहले भी दिया गया था, जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया। आदि मानव टाइम में भी थे ये संसाधन, उपलब्ध थे ना। परंतु वो तब तक संसाधन नहीं बन पाए जब तक कि इंसान ने उसका उपयोग नहीं किया, उपयोगी नहीं बनाया, जब तक इंसान की ज़रूरत नहीं बनी और उसका आविष्कार या उसका विकास नहीं हुआ तब तक। ठीक है। अब संसाधन के वर्ग हैं प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। भूमि, जलवायु, वनस्पति, पशु, खनिज आदि प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। ठीक। और वहीं पे मैंने जैसे बताया भवन, सड़क, रेल आदि मानवकृत संसाधन के उदाहरण हैं। ठीक है। मानव स्वयं ही कार्य क्षमता, कुशलता, तकनीक, जानकारी आदि के आधार पर, यानी ज्ञान, कौशल, विकास के आधार पर एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। क्योंकि जैसे बताया मैंने, मानव अगर नहीं होगा तो कुशलता, ज्ञान, कौशल, बुद्धि, ये सभी चीज़ें नहीं होगी, और ये चीज़ें नहीं होगी तो किसी भी संसाधन को उपयोगी या उसको विकसित नहीं किया जा सकेगा। इसीलिए मानव सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक। प्रकृति की वस्तुओं का, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को लास्ट पॉइंट समझा देता हूँ। ठीक है। प्रकृति की वस्तुओं का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए नियोजन की आवश्यकता है, यानी कि एक योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। नियोजन मतलब संरक्षण है, यानी किस प्रकार से हम उस संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है। संसाधनों का मूल्यांकन करना, यानी कितनी मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है, उसका किस तरीके से हमें उपयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में उपयोग करना चाहिए। ठीक है। उसकी योजनाबद्ध तरीके से आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करना ही हमारा संसाधन नियोजन यानी संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है। अब आते हैं हम सवालों पे। तो ये तो उस टाइप के हैं जो छोटे वाले आते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति भी आप लोग कर लीजिएगा, कॉलम ए बी ये भी मिला लीजिएगा। अब कारण बताएं। कारण बताएं में मैं अगर सवाल पूछना चाहूँ तो आप लोग इस लोगों का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। कोयला और लोहा दोनों खदान से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है। जैसा कि ये पहला है, खदान से प्राप्त होते हैं, परंतु लोहे को अजैव तथा कोयले को जैव संसाधन क्यों कहा जाता है? बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें। कोयले को जैव क्यों कहा जाता है, और जो हमारे लौह है, लौह अयस्क, यानी जिससे लोहा और टीना ये सभी चीज़ें बनाई जाती है, उसे अजैव क्यों कहा जाता है? तो जैव, जो कोयला है वो जैव इसलिए कहा कहलाता है क्योंकि कोयले का निर्माण यानी उत्पत्ति का जो उसका सोर्स है, जो स्रोत है, जो आधार है, वो पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे से कोयला बनता है। ठीक है। इसी कारण वो जैव संसाधन के रूप में सामने आता है, जैव संसाधन इसे माना जाता है। ठीक है। इसे जैव संसाधन की कैटेगरी में हम रखते हैं। परंतु लोहा जो है वो अजैव संसाधन में इसी कारण है क्योंकि वो, उसकी उत्पत्ति जो है, उसका स्रोत जो है वो पहाड़ों से है। ठीक है। वर्तमान काल में सतत पोषणीय विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? जैसा कि बताया, वो भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ वर्तमान की आवश्यकताओं को भी पूरा करने की क्षमता रखती है। इसी कारण इसमें योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाता है। योजना बना के उसका मूल्यांकन करके जब हम उसका उपयोग करते हैं, इसी कारण सतत पोषणीय विकास जो है वो बेहतर है। खनिजों की अपूर्य संसाधन कहा जाता है, पर वनों को नहीं। इसका भी बता रखा है। जो हमारे नवीकरणीय और अनवीकरणीय है उसी के अंतर्गत ही आएंगे, आप लोगों को ये ज़रूर करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर में। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो संसाधनों के वर्ग कौन कौन से, ये तो बहुत आसान है, पहले भी बताया। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, ये भी है। लघु उत्तरीय प्रश्न, ये भी बताना आसान है। संसाधन से आप क्या समझते हैं, ये जो लॉन्ग आंसर वाले हैं उसमें हम आते हैं। संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। जैसा मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को कि संसाधन क्या है, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, कब उसका महत्व होता है, तब वो संसाधन बनता है। पहले जो थी वो संसाधन क्यों नहीं कहलाई, अभी है संसाधन क्यों कहला रहा है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको बताना होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है। संसाधन हुआ नहीं करते हैं, बना करते हैं। ये जो शब्द है इसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। क्यों, आखिरकार क्यों संसाधन, ऐसा क्यों कहा गया कि संसाधन होते नहीं हैं बल्कि बनते हैं, ऐसा क्यों है? जैसा मैंने बताया आपको, इसके बारे में भी आप लोग बताएंगे। आर्थिक विकास के साधन के रूप में मानव के महत्व पर प्रकाश डालिए। यस,
आर्थिक विकास के साधन के रूप में, यानी कि जो मानव है वो आर्थिक विकास के रूप में सबसे महत्वपूर्ण कैसे है, उसकी महत्वता पर प्रकाश की बात कही गई है आप लोगों से। तो किस प्रकार से मानव जो है वो आर्थिक विकास के संसाधन के रूप में है, इसके बारे में भी आप डिटेल में सुन चुके हैं। आप पहले लेक्चर सुनिए, ठीक है, उस लेक्चर के बेस पे आप डिसाइड कीजिए। आप बुक को ज़रूर पढ़िए, मैं ये नहीं कहूँगा कि बुक मत पढ़िए, मैंने केवल आपको इस बुक को ईजी लैंग्वेज में आपके सामने रखने की कोशिश की है। जो मैंने खुद भी पढ़ी थी और जो आपके बुक में है उनमें से भी टॉपिक उठाई है, और जो मैंने खुद पढ़ा था उसके बेस पे मैं आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और किसी तरीके का सुजेशन हो, सुझाव हो, अगली वीडियो आपको किस सब्जेक्ट की होनी चाहिए। वैसे मैं सोशल साइंस से रिलेटेड सारी वीडियोस को अपलोड कर सकता हूँ, सभी तरीके की क्लासेस में ले सकता हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब में मेरी थोड़ी ठीक ठाक पकड़ है, तो मैं इस चीज़ के बारे में आप लोगों को ज़रूर बता सकता हूँ अच्छे तरीके से। और यदि आपको और भी टॉपिक से रिलेटेड बुक्स चाहिए हो, लेक्चर चाहिए होगा, जैसे साइंस हो गया, हिंदी, इंग्लिश के लिए भी आप लोगों को, जैसे एक टीचर हैं इस चैनल पर, आप उनका वीडियो ज़रूर देखें, और हमें जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर भेजिए। ये मेरा पहला वीडियो है, इसमें बहुत सारी गलतियाँ भी होंगी, आई होप आप लोग उन लोगों को माफ़ कीजिएगा, हमें जो भी गलतियाँ हुई है उसके लिए, और आगे हमारे साथ खड़े रहिएगा, तो हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और आप लोगों के लिए इसी तरीके की अच्छी से अच्छे तरीके से वीडियो लाते रहेंगे। और पेपर के टाइम पर हम कोशिश करेंगे आप लोगों को क्वेश्चन उससे आंसर प्रोवाइड कराने की और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिलवाने की। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोज़ एंड नेक्स्ट चैप्टर, जो हमारा चैप्टर 2 है कृषि, उसके ऊपर भी जल्दी वीडियो आएगी। थैंक यू।